गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हम लोग क्लास 8 में केमिस्ट्री सब्जेक्ट में सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक का कई दिनों से क्लास करते हुए आ रहे हैं। इसमें हम लोगों का फाइबर क्या होता है, नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी किए हैं। ध्यान दीजिएगा, फाइबर के बारे में डिटेल से स्टडी हम लोग कर चुके हैं। कितने तरह का फाइबर होता है, सिंथेटिक फाइबर कौन से हैं, नेचुरल फाइबर कौन से हैं, सेमी सिंथेटिक फाइबर कौन से हैं, नायलॉन, डेक्रॉन, पॉलिस्टर, ये सारी चीज़ों का हम लोग स्टडी कर लिए, पेट का भी। अब हम लोग आते हैं प्लास्टिक के ऊपर। तो प्लास्टिक का लास्ट टाइम हमने प्रॉपर्टीज़ का स्टडी किया था, प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्लास्टिक के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, आप क्या जवाब देंगे? यस यस, प्लास्टिक्स आर लाइट वेट होते हैं, लाइट वेटेड, पहला। दूसरा बोलिए? ड्यूरेबल इन नेचर, ड्यूरेबल इन नेचर, लस्ट्रस इन नेचर, और स्ट्रॉन्ग इन नेचर, नॉन इफेक्टेड बाय केमिकल एंड मोथ। इस सारी चीज़ों का हम लोग स्टडी कर चुके हैं, आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं है इसमें। उसके बाद अब एक चीज़ और बताइए, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एंड थर्मोप्लास्टिक में क्या डिफरेंसेज है? यस, और तुम लोग बोलो। देखो, मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या हो, मेन कैरेक्टरिस्टिक को हमको मेमोरी में रखना है। ध्यान दीजिए, फिर से मैं आपको थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक के बीच डिफरेंसेस कर रहे हैं। आप लोग कॉपी देख करके आंसर कर रहे हैं, ये सही चीज़ नहीं है। आप सबसे पहले थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक हम उस प्लास्टिक को कहते हैं जिस प्लास्टिक को हम ईजिली मेल्ट कर सकते हैं और मेल्ट करके डिजायर शेप में उसको मोल्ड कर सकते हैं। समझ में आ रही है ना? यानी फर्स्ट पॉइंट, ईजिली मेल्टेड and molded in desired shape, ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है थर्मोप्लास्टिक का। जो भी थर्मोप्लास्टिक होंगे, हम उस थर्मोप्लास्टिक को, हालांकि प्लास्टिक जो होते हैं सेंसिटिव होते हैं हीट के प्रति, लेकिन आपका दो प्लास्टिक है, एक प्लास्टिक हीट के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और एक प्लास्टिक हीट के प्रति लेस सेंसिटिव है। तो ये बहुत ज़्यादा हाईली सेंसिटिव है हीट के प्रति, इसलिए इसको आपने हीट किया तो ये क्या हो गए, पिघल गए, मेल्ट कर गए। जब मेल्ट कर गए तो हम इसको डिफरेंट शेप में कूल करके डिफरेंट शेप में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी इस प्लास्टिक को हम मेल्ट करके रीमोल्डेड कर सकते हैं। दैट मीन्स यूज अगेन एंड अगेन होगा या नहीं होगा? हम बार बार इस प्लास्टिक का यूज कर सकते हैं। ये प्लास्टिक टूट गया, फिर हमने कबाड़ी वाले को बेच दिया, कबाड़ी वाले इस प्लास्टिक को फैक्ट्री में वाले को बेच दिए और फैक्ट्री वाले फिर इसको मेल्ट करके डिजायर शेप में मोल्ड कर लिए। तो ये आपका एक प्लास्टिक का, थर्मोप्लास्टिक का कैरेक्टरिस्टिक हो गया। थर्मोसेटिंग, सेटिंग का मतलब क्या हो गया? सेट हो गया वो। अब दोबारा आप चाहिएगा उसको मेल्ट करके सेट करना, तो ये संभव नहीं है। अब इस प्लास्टिक को जब हम यहाँ पे डिजायर शेप में मोल्ड कर सकते हैं मेल्ट करके, इसका मतलब हम इसको रिसाइकल कर सकते हैं इसको, यानी रिसाइकल अगेन एंड अगेन। हम इसको बार बार रिसाइकल कर सकते हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब यहाँ पर 3 पॉइंट का स्टडी कीजिए। फर्स्ट पॉइंट, सेटिंग का मतलब क्या हो गया? सेट कर गया। एक बार जब सेट कर गया तो फिर दोबारा ये
सेट होने वाला नहीं है, यानी कि नॉट मेल्टेड एंड मोल्डेड इन डिजायर शेप। यानी इस प्लास्टिक को आप मेल्ट नहीं कर सकते हैं। जब मेल्ट करने का प्रयास कीजिएगा तब वो प्लास्टिक जलना शुरू कर देगा, डायरेक्ट स्टार्ट टू बर्न। लेकिन ये बर्न नहीं करेंगे, इसका कैरेक्टरिस्टिक अलग है, वो ग्राफिक करके मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे नॉट मेल्टेड एंड मोल्डेड अगेन एंड अगेन इन डिजायर शेप, यानी कि क्या इस प्लास्टिक का हम अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं? क्या हम इस प्लास्टिक को अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं? हाँ, यानी वन टाइम यूज है या नहीं है इसका? हम एक ही बार इसका यूज कर सकते हैं, ख़राब होने के बाद फिर दोबारा हम इसका यूज नहीं कर सकते हैं। और ना ही हम इसको ये रिसाइकल अगेन एंड अगेन थर्मोप्लास्टिक, बट दिस प्लास्टिक इज रिसाइकल अगेन एंड अगेन? नो, नॉट रिसाइकल अगेन एंड अगेन। अब आ जाते हैं 4 पॉइंट। जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं, पहला तो इजीली मेल्टेड कर दिया हमने इसको, अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं, रिसाइकल भी कर सकते हैं अगेन एंड अगेन, कोई प्रॉब्लम इसमें। बर्निंग कैरेक्टर देखिए इसका क्या है। बर्निंग कैरेक्टर, बर्निंग कैरेक्टर में हमने क्या किया, एक स्टैंड ले लिया, ये एक स्टैंड है। हमने इस स्टैंड में एक थर्मोप्लास्टिक का रोप, रोप का मतलब क्या हो गया? रस्सी। किस प्लास्टिक का? थर्मोप्लास्टिक का रस्सी यहाँ पे टांग दिया। क्लियर? फिर हम क्या किए, माचिस के तिल्ली से इसको हम जलाने का प्रयास किए। कोई प्रॉब्लम? जो ही हमने इसको जलाने का प्रयास किया, सबसे पहले यहाँ ध्यान दो, क्या देखो इधर ध्यान दो, जो ही हमने इसको जलाने का प्रयास किया, सबसे पहले ये सिकुड़न हो गया इसमें। क्लियर? और सिकुड़न होने के बाद इस पॉइंट पे जहाँ पे हम जला रहे हैं, उस पॉइंट पे ये क्या किया? मेल्ट किया। मेल्ट्स एट बर्निंग पॉइंट, मेल्ट किया, ये पिघला यहाँ पे, पिघलने के बाद ये जलना स्टार्ट किया। क्लियर? मेल्ट्स एट बर्निंग पॉइंट आफ्टर स्टार्ट टू बर्न। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इस प्लास्टिक का मेन कैरेक्टर क्या है? जिस समय हम इसको जलाने का प्रयास किया, तो जलाने जहाँ पे हमने आग लगा करके दिखाया, वहाँ पे पहले वो क्या किए, थोड़ा सा सिकुड़न हुआ उसमें, और सिकुड़न होने के बाद वहाँ पे जो प्लास्टिक है वो क्या हुआ, मेल्ट किया, पिघलने लगा, और पिघलने के साथ ही पिघलने के बाद क्या हुआ, जलना स्टार्ट हुआ। द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थर्मोप्लास्टिक का है मेन कैरेक्टरिस्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जब हम उसको जलाते हैं तो जलाने के समय पहले वो प्लास्टिक मेल्ट करता है, और मेल्ट करने के बाद ये जलना स्टार्ट करता है। दिस इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थर्मोप्लास्टिक। कोई दिक्कत समझने में? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का बर्निंग कैरेक्टर देखिए इसका। नहीं, फिगर बनाना नहीं होगा, ये आपको हम बताए हैं फिगर बना करके कि ये एक्टिविटी है आपका। समझ में आ रही है ना? अब फिर हमने क्या किया, अगर एक्टिविटी पूछेगा तो पिक्चराइज करके आपको बनाना पड़ जाएगा। फिर हमने एक होल्डर लिया, होल्डर पे हमने क्या किया, ये कौन सा प्लास्टिक है आपका?
थर्मोप्लास्टिक है ये। और ये कौन सा प्लास्टिक है आपका? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ध्यान देना, थर्मोप्लास्टिक का एक मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है लो इग्निशन टेम्परेचर होता है थर्मोप्लास्टिक का। लो इग्निशन टेम्परेचर का मतलब क्लियर? इग्निशन टेम्परेचर का मतलब वह टेम्परेचर जिससे कोई भी सब्सटेंस स्टार्ट कर देता है जलना, यानी टेम्परेचर at the temperature the substance start to burn। उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? तो इसका इग्निशन टेम्परेचर क्या है? लो। एक माचिस के तिल्ली से भी ये जल जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बनाया गया, यहाँ पे पिक्चराइज किया गया, तो इसको जब हम जलाने का प्रयास करेंगे तो हाई इग्निशन टेम्परेचर इसको चाहिए। क्लियर? और ये डायरेक्ट जलना स्टार्ट कर देगा, मेल्ट नहीं करेगा इसके तरह, यानी डायरेक्ट बर्न्स। समझ में आ रही है ना? तो दोनों के कैरेक्टरिस्टिक में अंतर है कि नहीं है? ये पहले मेल्ट किया और मेल्ट करने के बाद ये जलना स्टार्ट किया, और ये क्या हुआ? मेल्ट नहीं किया, डायरेक्ट ये जलना स्टार्ट कर दिया। तो कहने का मतलब क्या है कि इसका इग्निशन टेम्परेचर का वैल्यू क्या है? और इसका इग्निशन टेम्परेचर का वैल्यू क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा, यानी इसका हाई इग्निशन टेम्परेचर। ये ध्यान में रखना होगा कैरेक्टरिस्टिक आपको, मेन 4-5 कैरेक्टरिस्टिक इसको ध्यान में रखना होगा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक का। पहला क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इजीली मेल्टेड और मोल्डेड इन डिजायर शेप, बट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक नॉट मेल्टेड एंड मोल्डेड इन डिजायर शेप। थर्मोप्लास्टिक यूज अगेन एंड अगेन, वन टाइम यूज इनका हो जाएगा, ये रिसाइकल करेंगे हम इसको अगेन अगेन। मोल्डेड का मतलब हम डिजायर शेप में ढाल सकते हैं इसको, किसी भी शेप में। तो नॉट रिसाइकल अगेन एंड अगेन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। बर्निंग कैरेक्टर क्या है? जहाँ से बर्न करेंगे पहले वहाँ मेल्ट करेंगे, आफ्टर देन बर्नना स्टार्ट करेंगे, और ये डायरेक्ट स्टार्ट टू बर्न। कोई प्रॉब्लम इसको समझने में? अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर पे प्लास्टिक का क्या इफेक्ट होता है, हम सबसे पहले इस चीज़ को अब स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि प्लास्टिक का नेचर क्या होता है? बायोडिग्रेडेबल या नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल so not decompose naturally into manure। मैन्योर का मतलब क्या हो गया? खाद। सब्सटेंस डिकम्पोज हो करके क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं? मैन्योर में। लेकिन ये किस नेचर के हैं? तो नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर के होते हैं। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर होने के कारण से ये तो डिकम्पोज नहीं करेंगे नेचर में। जब डिकम्पोज नहीं करेंगे नेचर में तो ये नेचर के लिए ये हार्मफुल इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है। सो प्रोड्यूसेज हार्मफुल इफेक्ट फॉर नेचर या एटमॉस्फेयर। क्लियर? सेकेंड पॉइंट कि जब प्लास्टिक को हम हीट करेंगे
प्लास्टिक डिकम्पोज तो करेगा नहीं अब, तो डिकम्पोज करने के लिए उसको हम डिफरेंट प्रोसेस के माध्यम से डिकम्पोज करेंगे। तो उसको यदि हम डिकम्पोज करेंगे तो बर्निंग ऑफ प्लास्टिक प्रोड्यूसेज टॉक्सिक सब्सटेंसेज। हाँ करेंगे भी, केमिकल के थ्रू डिकम्पोज करेंगे तो फिर भी तो वो केमिकली डिकम्पोजिशन कहलाएगा ना, नेचुरल डिकम्पोजिशन तो होगा नहीं। तो यहाँ पे अगर हम प्लास्टिक को जलाते हैं तो बर्निंग ऑफ प्लास्टिक प्रोड्यूसेस टॉक्सिक सब्सटेंसेज एंड वेरी हार्मफुल फॉर पॉल्यूशन, वेरी हार्मफुल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूशन। पॉल्यूशन के लिए प्लास्टिक जो होते हैं हाईली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कैसे हाईली रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज़ को समझिए। सबसे पहले अगर हम प्लास्टिक को बर्न करेंगे तो एटमॉस्फेयर में टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करेंगे, ये टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करेंगे। तो टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करेंगे तो रिस्पॉन्सिबल फॉर एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे या नहीं होंगे? हम अगर प्लास्टिक को जलावेंगे तो उसे डिफरेंट गैसेज एयर में जाएंगे और एयर को पॉल्यूट करेंगे। तो बर्निंग ऑफ प्लास्टिक रिस्पॉन्सिबल फॉर एयर पॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक जब जलेंगे तो टॉक्सिक सब्सटेंसेज को प्रोड्यूस करेंगे एटमॉस्फेयर में। टॉक्सिक सब्सटेंस गैसियस फॉर्म में एयर में मिक्स होंगे, सो दैट जहरीला पदार्थ, सो दैट एयर के लिए क्या हो जाएगा? पॉल्यूटेड हो जाएगा। क्लियर? अगर मान लेते हैं प्लास्टिक को हम लोग जलाएंगे तो प्लास्टिक जलाने से एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर भी बढ़ेगा कि नहीं? टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है? यानी कि रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। बर्निंग ऑफ प्लास्टिक प्रोड्यूसेस डिफरेंट टॉक्सिक गैसेज in air as well as also release temperature, high amount of temperature. क्लियर? तो टेम्परेचर जब रिलीज किया तो धरती का टेम्परेचर क्या हुआ? बढ़ा कि घटा? बढ़ेगा। और ये जब प्लास्टिक जलेंगे तो प्लास्टिक में कार्बन होते हैं, तो प्लास्टिक जब जलेगा तो जलने के बाद कौन सा गैस बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और भी बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंस बनाए जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिस्पॉन्सिबल है। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है इनका नेचर क्या होता है इस चीज़ को समझिए। पॉइंट ए, कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं वो हेवी गैस होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसा गैस होता है? हेवी गैस, भारी गैस। और जब प्लास्टिक जब जलेंगे तो कौन से गैस निकल रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ये सारे के सारे गैस जो हैं सो वातावरण के लिए हानिकारक गैस होते हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हानिकारक है, हार्मफुल है एटमॉस्फेयर के लिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, अब इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हेवी गैस होता है, पहली बात। दूसरी बात कि इनका टेंडेंसी क्या होता है? इनका टेंडेंसी होता है एटमॉस्फेयर से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब हीट एनर्जी फ्रॉम
एटमॉस्फेयर। देखिए, हम प्लास्टिक को जला रहे हैं तो कौन सा गैस प्रोड्यूस कर रहा है? और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कितना नेचर हो गया? 2। पहला, ये भारी गैस होते हैं, हेवी गैस होता है। दूसरा नेचर क्या है इनका? कि एटमॉस्फेयर से हीट को एब्जॉर्ब करने का। अच्छा नहीं, बुरा ना है बेटा। देखो बुरा कैसे है। सबसे पहले हेवी गैस होता है तो मान लेते हैं ये सरफेस ऑफ अर्थ है, अर्थ सरफेस है ये, क्लियर? तो हेवी गैस होने के कारण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का संपर्क कहाँ पे ज़्यादा होगा? अर्थ पे होगा या नहीं होगा? भारी हैं तो गैस नीचे रहेंगे ना। तो अर्थ के पास ये कौन से गैस हो गए? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। पूरा समझ में आ रही है ना? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस अर्थ के पास आ गया तो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा? करेगा टेम्परेचर। कैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया? तो इनका टेंडेंसी क्या है? एटमॉस्फेयर से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करने का। तो ये हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया तो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज किया। तो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज किया, उसे हम क्या बोले? ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट किसको बोला गया? द टेम्परेचर ऑफ अर्थ इंक्रीजेज, नोन एज, क्या बोले हम उसको? ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से जाना गया। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट बोला जाएगा तो क्या कहिएगा? ग्रीन हाउस इफेक्ट, द ग्रीन हाउस इफेक्ट। कोई प्रॉब्लम समझने में? अब यहाँ पर एक पॉइंट और देखिए, प्लास्टिक, बर्निंग ऑफ प्लास्टिक रिस्पॉन्सिबल फॉर एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन में कौन सा आ रहा है? ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों हो रहा है? तो प्लास्टिक को जब जला रहे हैं तो कौन से गैस निकल रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल गैस कौन से होते हैं? रिस्पॉन्सिबल गैस जो होते हैं ये कौन से होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और मीथेन गैस। इस पॉइंट को आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मीथेन गैस, CH4 किसको बोला गया? तो मीथेन गैस को क्या नाम दिया गया? CH4। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है पॉइंट? अब ध्यान देना, बर्निंग ऑफ प्लास्टिक ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। हम बता रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस इफेक्ट जब आगे बढ़ता है, लीड करता है आगे, जब ग्रीन हाउस इफेक्ट होते हैं तो उसी को क्या बोला गया? ग्लोबल वार्मिंग। हाँ, अगर ग्लोबली, ग्लोब में क्या होता है? पूरे अर्थ का, पूरे अर्थ का जो है ग्लोब है, ग्लोब में पूरे अर्थ का पिक्चर है या नहीं है? तो जब ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्लोबली होंगे तब हम उसको क्या कहेंगे? ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानेंगे। क्लियर? यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। समझ में आ रहा है ना? अब ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल गैस कौन सा हो जाएगा? अरे भाई, वही गैस ना हो जाएगा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CH4 मीथेन गैस। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जो गैस रिस्पॉन्सिबल होंगे वही गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट लीड्स टू
ग्लोबल वार्मिंग। जब ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्लोबली होने लगा तो उसको क्या बोले, ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग जब हुआ, देखो प्लास्टिक को जलाने से क्या क्या हो रहा है। जब ग्लोबल वार्मिंग हुआ तो इफेक्ट क्या हुआ, अर्थ का टेम्परेचर क्या हो गया, ग्लोबल वार्मिंग के कारण से क्या हुआ, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। पहला पॉइंट, द टेम्परेचर ऑफ अर्थ इंक्रीजेज। जब टेम्परेचर ऑफ अर्थ इंक्रीज करेंगे तो सेकेंड पॉइंट क्या होगा, अंटार्कटिक आइस मेल्ट्स वेरी फास्ट। अंटार्कटिक आइस का क्या हो रहा है, मेल्ट कर रहा है वेरी फास्ट। थर्ड पॉइंट, जब मेल्ट करेगा बहुत फास्ट तो सी लेवल इंक्रीज करेंगे कि नहीं, सी लेवल इंक्रीजेज, और सी लेवल इंक्रीज करेंगे तो 4 पॉइंट, रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लड होंगे कि नहीं। ये ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है। क्या कर रहे हो बालक, ये ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है। क्या इफेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग का, जब ग्लोबल वार्मिंग होंगे तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अर्थ का टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, हम लोग अभी ग्लोबल वार्मिंग से सफ़र कर रहे हैं। हम लोगों का अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्लियर। और अंटार्कटिक के आइस जो है सो बहुत मेल्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी से, वेरी फास्ट। जब अंटार्कटिक का आइस मेल्ट करेगा तो पानी समुद्र में जाएगा, समुद्र का लेवल बढ़ेगा, और समुद्र का लेवल बढ़ेगा तो समुद्र का पानी फिर अर्थ पे आएंगे फ्लड के रूप में कि नहीं आएंगे। तो हम लोगों के लिए ख़तरनाक है कि नहीं ग्लोबल वार्मिंग, क्लियर। तो ये आपका प्लास्टिक का एटमॉस्फेयर पे एडवर्स इफ़ेक्ट होता है। प्लास्टिक किसी भी मायने में लाभदायक हम लोगों के लिए नहीं है। प्लास्टिक के बने हुए थैली में हम लोग जो सामान रख कर के लाते हैं, खाद्य पदार्थ जो लाते हैं, वो रखना सही नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट भी जो है सो प्लास्टिक के ऊपर बैन लगा दिए हुए हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट भी प्लास्टिक के ऊपर कंप्लीट बैन लगा दिए हुए हैं। और प्लास्टिक जो होते हैं वो हानिकारक होता है। प्लास्टिक जो होते हैं वो डिफरेंट केमिकल्स के बने हुए होते हैं, वो डिकम्पोज करने वाले नहीं होते हैं। और उसी के संपर्क में इडेबल सब्सटेंस हम रखते हैं, खाद्य पदार्थ रखते हैं, तो खाद्य पदार्थ भी हमारा पॉल्यूट होगा या नहीं होगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट बैन लगा दिए हुए है और प्लास्टिक हम लोगों के हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है। तो अभी तो हम कुछ पॉइंट ही स्टडी किए हैं प्लास्टिक के बारे में, एडवर्स इफेक्ट में। बर्निंग ऑफ प्लास्टिक प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेज। टॉक्सिक सब्सटेंसेज जब प्रोड्यूस करेंगे तो एयर में जाएंगे तो एयर पॉल्यूशन को क्रिएट करेंगे। अभी हम एयर पॉल्यूशन में ही हैं, और जब एयर पॉल्यूशन होगा तो क्या क्या होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग ही होंगे कि नहीं होंगे, क्लियर, कोई प्रॉब्लम। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट किसे कहें, जब अर्थ का टेम्परेचर जब इंक्रीज कर गया तो उसको क्या बोले, ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्यों इंक्रीज कर रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, एक बर्निंग ऑफ प्लास्टिक भी एक सोर्स है कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करने का। तो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ते जा रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होता है, हेवी गैस होता है, और इनका टेंडेंसी हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का होता है। और अर्थ के संपर्क में हेवी है तो अर्थ के संपर्क में रहेंगे तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा। अर्थ का टेम्परेचर जब बढ़ गया तो उसको क्या बोला गया, ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्लोबली हो गया तो उसको क्या बोले, ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जाने हम लोग। कोई प्रॉब्लम समझने में? ज़्यादा प्लास्टिक को बर्न करने पर हानिकारक होता है कि कम प्लास्टिक? नहीं, कुछ भी प्लास्टिक को तुम किसी भी प्लास्टिक को थोड़ा सा मात्रा भी जलाओगे
तो उसे तो गैस निकलेंगे ना, तो गैस तो एयर में मिक्स होंगे, तो वो एयर को पॉल्यूट करने का एक साधन बनेगा कि नहीं बनेगा, वो एक सोर्स होगा कि नहीं होगा। सर प्लास्टिक से जब बैन हुआ था तो उसके लिए कोई और प्लास्टिक टाइप का आया सब बोला डिकम्पोजिबल प्लास्टिक वो होते हैं, वो अलग हाँ वो हाँ पेपर प्लास्टिक। अब देखो इधर ध्यान दो, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग ये सब घटनाएं घटते जा रही है, कोई प्रॉब्लम। अब देखो प्लास्टिक जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। एसिड रेन के लिए भी प्लास्टिक रिस्पॉन्सिबल है। एसिड रेन क्या होता है वो देखिए, आगरा में हुआ था एसिड रेन, क्लियर। एसिड रेन क्या होता है पहले इसको समझिए। ये अर्थ है, ये क्या है, अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ है। ध्यान दीजिए एसिड रेन का एक्सप्रेशन। अब हम प्लास्टिक के ढेर में आग लगा दिए तो इससे डिफरेंट गैस निकले, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, अमोनिया गैस। समझ में आ रही है ना। ये क्या हो गया, बर्निंग ऑफ प्लास्टिक। बर्निंग ऑफ प्लास्टिक्स प्रोड्यूसेड डिफरेंट गैसेज। अब डिफरेंट गैसेज एयर में मिक्स हो गए, एयर में मिक्स हो गए तो ध्यान देना सल्फर डाइऑक्साइड गैस, एयर में मॉइस्चर है कि नहीं है, मॉइस्चर H2O के साथ कंबाइन करके H2SO3 एसिड बना दिया, सल्फ्यूरस एसिड। तो H2SO3 भी होता है सल्फ्यूरस एसिड। सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस भी निकल रहे हैं। ये एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करके क्या बना दिया, सल्फ्यूरिक एसिड बना दिया। कुछ सल्फर ये जो हो गए ये क्लाउड के रूप में कंडेंस कर गए, कंडेंस्ड एज एसिडिक क्लाउड। एसिड क्लाउड बनाया कि नहीं बनाया, कैसे बनाया, तो हमने क्या किया, प्लास्टिक को जलाया, प्लास्टिक को जलाने से डिफरेंट टॉक्सिक गैसेज निकले और वो टॉक्सिक गैसेज एयर में मॉइस्चर है, एयर में मिक्स हुए तो एयर में मॉइस्चर है, मॉइस्चर के साथ कंबाइन करके क्या बना दिए, एसिड बना दिए। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। और ये एसिड एटमॉस्फेयर में कंडेंस कर गया, ऊपर में कंडेंस कर गया बादल के रूप में, क्लाउड के रूप में, तो कंडेंस्ड एज एसिडिक क्लाउड के रूप में। जब ये कंडेंस कर गया एसिडिक क्लाउड के रूप में तो फिर नीचे की ओर रेनफॉल हुए। हाँ, रेनफॉल हो रहे कि नहीं, इसी रेनफॉल को क्या बोला गया, एसिड रेन के नाम से जाना गया। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ये पॉइंट समझ में आया। तो एयर पॉल्यूशन में एसिड रेन भी आते हैं, ग्लोबल वार्मिंग भी आते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी आते हैं। यस, क्लियर। एक काम करो, पहले इसको उतार लो, फिर बढ़िया सा बोर्ड को मिटा करके हम एसिड रेन को फिर से आपको एक्सप्लेन करते हैं।